इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाले 25 क्वेश्चन इस प्रकार से क्लियर करवाऊं कि पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दूंगा बहुत ही अच्छा वाला। और मेरा एक हमेशा रूल रहता है, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, मैं हमेशा रटाता नहीं। जो चीजें आपने अब तक रट रखी हैं, सीख रखी हैं, दूर देख रखी है ना, वैसा नहीं छोड़ता हूं। इस प्रकार पानी की तरह पिलाऊंगा कि जैसे ये पूरा सीरीज कंप्लीट होगी ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले समझो कि स्टार क्या होता है, क्योंकि रिलेशन तभी समझ में आता है। इस प्रकार एक स्टार बनता है, 3 जो फेज है उसको जोड़ते हैं, ये वाला पॉइंट है, यहां पे निकलता है न्यूट्रल, और इसके और इसके बीच में चेक करता हूं तो ये होता है मेरा फेज वोल्टेज। ठीक है, क्यों होता है जी? देखो कोई भी 3 फेज 3 कुंडली आके इसके मिलती हैं, 3 कॉइल मिलती है, तो ये वाला बिंदु स्टार न्यूट्रल हो जाता है, और इन दोनों के बीच में होता है 230 वोल्टेज। तो क्या 3 फेज के अंदर 230 वोल्टेज होता है क्या? नहीं जी, 440 होता है, या 415 वोल्टेज है, 400 वोल्टेज होता है। तो कैसे निकलेगा? अब देखो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ये तो हो गया मेरा फेज वोल्टेज। पहले तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सुनो, और इन दोनों के बीच में चेक करूंगा ना, तो अराउंड 415 वोल्टेज आएगा या 400 वोल्टेज आएगा, ठीक है ना। 440 भी आता है, स्टैंडर्ड 415 होता है वैसे। 400 वोल्टेज दोनों के बीच में, दोनों फेज बीच में आ रहा है। और जो एक कुंडली है, इसके अंदर जो कुंडलियां हैं मोटर को दे रहा हूं, इसको बोला जाता है फेज वोल्टेज या फेज करंट बोला जाता है इसको। ये अंदर वाला सिस्टम पूरा फेज है, ये बाहर वाला लाइन है। स्टार में क्या सीन होता है, ये यहाँ पे न्यूट्रल बनता है, स्टार पॉइंट होता है, ये 230 वोल्टेज होता है। तो मेरा लाइन वोल्टेज क्या होगा, वो होगा भैया 3 फेज है √3, इसका ये जो √3 होता है इसको होता है, मतलब फेज एंगल होता है इंटू 230, क्या निकल के आता है 1.732 और 230 अराउंड 398 वोल्ट समथिंग आता है, यानी 400 वोल्टेज निकल के आ गया। कौन सा सही है भाई? लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज स्टार में होता है। एक चीज और याद रखना, स्टार के अंदर हमेशा लाइन वोल्टेज होता है वो √3 फेज वोल्टेज होता है, लाइन करंट होता है ना IL होता है ना, वो होता है IPH। एक चीज हमेशा याद रखना, लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होता है, और वोल्टेज होता है जो √3 फेज वोल्टेज होता है स्टार के अंदर हमेशा। अब डेल्टा में क्या सीक्वेंस होता है, इसमें उल्टा होता है। देखो डेल्टा कनेक्शन इस प्रकार बनता है, मोटर में आपने इस प्रकार देखा होगा, एक मोटर के टर्मिनल पे आप इस प्रकार का आपने सीन देखा होगा। इसमें क्या सीन होता है भाई, इसमें डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट का रिलेशन क्या होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है ना, ये जो वोल्टेज है लाइन वोल्टेज, ये बराबर होता है फेज वोल्टेज। भाई इन दोनों फेज के बीच में चेक कर लो, जो ये आ रहा है 400 वोल्टेज, तो 400 ये है, तो फंडा क्लियर हो गया। इस प्रकार का अगर कहीं भी शेड्यूल बनेगा, कहीं भी डायग्राम बनेगा, तो क्या होगा, इन दोनों फेज के बीच में वोल्टेज आएगा 400, इस लाइन के बीच में 400, दोनों बराबर है। और जो स्टार वाला बना था, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इस बिंदु से क्या बनता है, स्टार बनता है, न्यूट्रल बनता है, और इन दोनों के बीच में होता है फेज वोल्टेज। तो स्टार में हमेशा होगा लाइन वोल्टेज बराबर होगा, क्या होता है, VL बराबर होता है √3 PH फेज वोल्टेज होता है। और डेल्टा में हमेशा क्या होता है, डेल्टा में होता है हमेशा ये होता है VL बराबर VPH। इसमें हमेशा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होता है। इसमें करंट का क्या सीन होता है, करंट इसमें उल्टा होता है। इसमें लाइन करंट होता है बराबर √3 फेज करंट होता है। कैसे? जैसे फेज करंट है इसका, इसका जो फेज करंट है, यहां से मैं कहीं से लेता हूं, तो इसका फेज करंट हमेशा होता है ना, जैसे 10 एम्पियर फेज करंट है ना, 10 एम्पियर फेज करंट, तो इसका लाइन करंट क्या होगा √3, तो √3 का मान लिखूंगा तो 1.732 अराउंड 17 एम्पियर, 17 एम्पियर करंट होगा। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमेशा रहता है, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट वाला। हमेशा दोनों में से एक को फिक्स याद कर लो, स्टार वाला याद कर लो, डेल्टा वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। स्टार वाला याद कर लो, और कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि भैया इसके अंदर फेज वोल्टेज जो न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है, तो 230 सिंगल फेज यहाँ पे हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि सिंगल फेज का 230 है, तो 3 फेज 230 तो वैसे ही नहीं होना है, थोड़ी होगा। तो 3 फेज है तो √3 यानी इसका फेज एंगल, और दोनों को करते हो मल्टीपल, तो क्या निकल के आता है 400 वोल्टेज निकल के आता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। इसी प्रकार डेल्टा का समझ में आ गया आपको, ये डेल्टा ये पॉइंट है, यहाँ पे स्टार तो बनता ही नहीं है, बस ये 400 वोल्टेज रहेगा, ये भी 4। लाइन वोल्टेज कौन सा होता है, जो टर्मिनल से पहले अपने मेन टर्मिनल तक आगे जुड़ता है, एंड टू एंड के बीच वाला लाइन होता है। इसके अंदर जो यूज होता है जितने कुंडली, उसको फेज बोला जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, आगे चलो, टाइम वेस्ट मत करो। इंडक्शन मोटर का रोटर किस मटेरियल का बना होता है? इंडक्शन मोटर के अंदर इस प्रकार का रोटर होता है, फ्री घूमता है। एक चीज मैं आपकी पहले ही क्लियर कर दूं, इंडक्शन जब मोटर का जिक्र आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव का जिक्र आएगा, कोई भी कुंडली होगी, कोई भी एक बाहर का होगा आवरण होता है, क्या होता है, स्टेटर होता है, उसको जब एसी सप्लाई देते हैं,
मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, उसके बीच में एक रोटर घूमता है एकदम फ्री, पॉकेट में घूमता है, फ्री घूमता है। सिक्योरिटी केज इंडक्शन टाइप का चाहिए रोटर हो, कोई सा भी रोटर हो, इसके अंदर बार होती है। तो ये बार किसकी बनी होती है भाई? ये बार ही कुंडली का काम करती है। ये कहीं से कोई कनेक्ट नहीं होता है, ये कोई भी सप्लाई से कनेक्ट नहीं होता है। ये क्या करता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में घूमता है ना, तो ये खुद ही एज ए कंडक्टर का काम करता है, और इसके अंदर ऐसे मानो कि अपने जैसे आर्मेचर में वाइंडिंग होती है, इसमें आप वाइंडिंग की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है बी? इसमें होता है अपना नंबर 1 देखें तो कॉपर बार्स होते हैं क्या, एल्यूमिनियम बार्स होते हैं क्या? कॉपर या एल्यूमिनियम बार्स होते हैं क्या? दोनों होते हैं, कॉपर भी होते हैं, एल्यूमिनियम भी होते हैं। तो क्या होगा, करेक्ट होगा, कॉपर और एल्यूमिनियम बार होते हैं। ये कुंडली एज ए छल्ले का काम करते हैं। इसी प्रकार हमारा रोटर का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल स्टेप है, कहीं भी कोई दिक्कत है क्या? अब इसमें से और कई क्वेश्चन निकल जाएंगे कि रोटर को सप्लाई मिलती है क्या? ऐसी सप्लाई के अंदर सिर्फ स्लिप रिंग मोटर को छोड़ के बाकी बात करें तो नहीं मिलती है। तो इस प्रकार कई क्वेश्चन और निकल सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रोटर इस प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसमें इस प्रकार बार पड़ी होती है, वो सारा का सारा फंडा है, वो क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। ट्रांसफार्मर का कोर किस मटेरियल का बना होता है? ये ट्रांसफार्मर के अंदर की साइड है, ये कोर है। ठीक है, इसके ऊपर ये वाइंडिंग कर रखी है, आप समझ रहे बात को? ये वाली है उसके अंदर है, वो कोर है। किसकी बनी होती है भाई? कॉपर की बनी होती है क्या? ना, कॉपर की तो वाइंडिंग बनी होती है। सिलिकॉन स्टील लिमिटेड बनी होती है क्या? हाँ बिल्कुल, नेमिनेटेड होती है, इसके सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। क्यों नेमिनेटेड करते हैं इसको? इसको इसलिए करते हैं एडी करंट या हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, और वो मैं आपको आगे अगले क्वेश्चन में बताऊंगा पूरा इसके लिए। ठीक है, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक नहीं होती है क्या? क्या होती है? सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए इसके ऊपर क्या है कि ये लेमिनेटेड होती है पूरी की पूरी, ये वाली होती है, इसका कोर अंदर का पार्ट होता है, ये उस पर कुंडली कॉइल होती है, इसको हम सप्लाई देते हैं। और ये भी इसकी सहायक होती है, ये इसको जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसका बहुत ज्यादा ये हेल्प करती है, और ये उसमें एक दूसरे में ट्रांसफर करवाती है। ट्रांसफार्मर का पूरा कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज है, सामान्यतः आपको हर फ्यूज पे लिखा मिलेगा। ये ग्लास फ्यूज है 5 एम्पियर का, इसमें यहाँ लिखा हुआ बाकायदा 5 एम्पियर। ये अपना जो कार्ट्रिज फ्यूज है, तो कार्ट्रिज फ्यूज आपको अलग मिल जाएंगे, आपको 100 का मिल जाएगा, 500 एम्पियर का मिल जाएगा, ये फ्यूज है। सबसे सिंपल फंडा है, इस फ्यूज का पूरे के पूरी फंक्शन में कहीं को यूज नहीं होता, बस एक एक कमजोर जगह रखी जाती है अपने सर्किट के अंदर। देखो कहीं भी कोई सर्किट के अंदर अगर हम वायर यूज में लेंगे ना, तो जहां पे 10 एम्पियर की नीड होगी ना, वहां हम 15 एम्पियर कैपेसिटी का वायर लगाएंगे। ठीक है, लगाएंगे। बाकी सारे सेफ्टी प्रोटेक्शन हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखते हैं, पर फ्यूज को पूरा पूरा रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई? अगर इसमें एक का एक बहुत ज्यादा करंट बढ़ेगा, तो करंट की खास बात होती है कि वो सबसे कमजोर चीज है, उसको सबसे पहले तोड़ेगा। अगर केबल कमजोर है, करंट बढ़ेगा, तो केबल हीट होगी, जल जाएगी। उससे ही कमजोर एक पार्ट रखा जाता है, उसको फ्यूज बोला जाता है। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ग्लास फ्यूज का स्ट्रक्चर है। तो इस फ्यूज में चाहे सेमीकंडक्टर कोई सा फ्यूज हो, इसमें ये पार्ट नहीं कच्चा रखा जाता है। जैसे ही ज्यादा करंट बढ़े, जैसे ही हीट हो, तो ये पार्ट टूट जाए, और टूटने के बाद आपको पता है इस चीज को दोबारा नया रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको नया रिप्लेस करना पड़ेगा, खर्चा भी आता है, पर ये खर्चा सहन हो जाता है। मेन जो इक्विपमेंट, उसमें कोई प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए फ्यूज ओनली सेफ्टी प्रोटेक्शन लेगा था। और इसमें प्रिंसिपल से क्या होता है, वो हीटिंग का होगा। इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, ये तो करेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है, केमिकल इफेक्ट नहीं होता है, और लाइट इफेक्ट नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट होता है। कोई भी कंडक्टर, कोई भी धातु के अंदर जब करंट बनता है, वो हीट होती है। आपने ये चीज पढ़ी होगी, आई स्क्वायर आर। धीरे धीरे मैं सब चीजों को आपको क्लियर करवा दूंगा, बस ऐसे कराऊंगी, आप डरने ना लग जाओ इससे कि यार ये तो सूत्र बताने लग गए सर, ये वो कॉन्सेप्ट हुआ बता दूंगा। सीधा फंडा है, हीटिंग इफेक्ट है, करंट बढ़ेगा, हीट होगा, जलेगा, बात खत्म। आगे चलो भाई, क्या मजा आ रहा है? अरे क्लास बहुत यूं समझा दूं कि एक चीज को बस जुड़े ही रहना पड़ेगा आपको, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूं आपके। हाँ, इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं? अब इंडक्शन मोटर के स्टार्टर को लेके आपको 2-3 स्टार्टर याद आते हैं। ड्यूल आता है, फॉरवर्ड रिवर्स आता है, स्टार डेल्टा आता है। स्लिप रिंग मोटर का नाम सुना होगा। वर्तमान टाइम में स्लिप रिंग मोटर का चलना बहुत ही कम हो गया है, इंडक्शन मोटर ने ले लिया है। अच्छे ड्राइव आ गए हैं मोटरों का, टॉर्क वगैरह सब ओके करने के लिए, सब कुछ इसकी स्पीड को स्मूथ करने के लिए। तो कहां पे काम आता है भाई ये? इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज लेते हैं? स्टार्टर को यूज लेते हैं क्या? बिल्कुल लेते हैं। कैपेसिटर को बिल्कुल नहीं लेते हैं टॉर्क बढ़ाने के लिए। ये फेज स्प्लिट करने के लिए, उसको मोटर में ये दोहरा फेज बनाने के लिए कैपेसिटर यूज लेते हैं, सिंगल फेज में यूज लेते हैं खास करके। ठीक है, या कैपेसिटर को सेपरेट यूज लेते हैं, पावर फैक्टर में यूज करते हैं। वो पावर फैक्टर वाले मैंने आपको सेपरेट बता रखा है यही बात। फ्यूज नहीं जी, बिल्कुल नहीं। स्टार्टर में काम आता है, कौन सी टाइप के स्टार्टर में काम आता है? स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर में काम आता है। स्टार्टिंग में कैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, उसका टॉर्क बढ़ता है।
तो स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर में जो स्पेशल स्टार्टर है उसके अंदर उसका रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। तो इंडक्शन मोटर में जो स्लिप रिंग टाइप की मोटर उसकी जो एक टाइप्स है ना, उसी के अंदर ओनली स्टार्टर को काम में लेते हैं, जिससे मोटर का टॉर्क बढ़ता है। बाकी स्टार्टर अपन 2-3 वही जो अपन पढ़ी रखा है। तो अब इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज होता है कि यार कौन सी मोटर के स्टार्टर में लगा होता है, हमने तो ड्यूल पढ़ा है, स्टार्टर पढ़ा है, 4 व्हीलर्स पढ़ा है, तो ये देख लेना स्लिप रिंग टाइप की मोटर के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट आगे चलो भाई, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का रेजिस्टेंस आइडियल कितना होना चाहिए? सीधा फंडा बताता हूँ अर्थिंग को लेकर। मैं अर्थिंग जैसी चीजों को लेकर, बाकी सेफ्टी इक्विपमेंट लेकर बहुत हमेशा सीरियस रहता हूँ। ये अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, इसको हम हमेशा सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट है, अगर उसकी बॉडी है, जैसे ये पैनल है मेरा, ये पैनल है और ये इसमें स्विच गेयर जो भी लगे हैं, इसके अंदर इस बॉडी है, ये लोहे की मेटल क्यों रखते हैं, लकड़ी क्यों नहीं रखते हैं? लकड़ी इतनी मतलब हार्डनेस के अंदर नहीं होती है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है लकड़ी को परमानेंट बहुत लंबे टाइम तक चल सके। बाकी धातु क्यों नहीं लगाते? बाकी धातु सारी की सारी धातु होती हैं, वो भी चालक होती हैं। लोहा सबसे सस्ता आता है, लगभग पैनल है वो लोहे के बने होते हैं, और इसमें जो वायर चलता है वो सारे सारे कंडक्टर वो क्या होते हैं? लाइव होते हैं, लाइव कंडक्टर होते हैं, जिंदा होते हैं, सारे के अंदर पावर होती है। अब इसकी बॉडी को सटने की संभावना है, कोई भी कल ग्लैंड टूट गया, कुछ भी संभावना बने, कोई केबल का इंसुलेशन चला गया, उस कंडीशन में यहाँ पे बॉडी में लीकेज रहेगा या मशीन में लीकेज रहेगा, उस कंडीशन को अर्थिंग में ड्रॉप कराते हैं। अब अर्थिंग की तरफ क्यों जाएगा भाई करंट? करंट तो जो व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति विशेष खड़ा है, उसको क्यों नहीं लगता? अर्थिंग में जाने के लिए क्या पड़ी उसको? ये देखो पेंटर हूं मैं हल्का फुल्का, देखो इसको शॉक क्यों नहीं लगेगा? एक ही टाइम के अंदर इस बंदे ने, यानी मैंने पैनल को हाथ लगा रखा है और साथ में अर्थिंग है, वो प्रॉपर कनेक्ट है, तो दोनों में से झटका किसको लगेगा? मेरे को झटका नहीं लगेगा, अर्थिंग तो खैर क्या झटका लगता है, सारा का सारा जो लीकेज है वो इसमें ड्रॉप करेगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, अंडर 1 ओम है, तो मेरे शरीर का रेजिस्टेंस 1 ओम से ज्यादा ही है। और इलेक्ट्रिसिटी की सीधी खास बात होती है कि भैया मेरे को कम रेजिस्टेंस वाला मार्ग दो, मैं तो उसमें चले जाऊंगी। अगर और भी कोई चीज हो जिसका 1 ओम से कम हो, इस अर्थिंग के बिना कोई दूसरी चीज पॉसिबल नहीं है, अगर हो तो मैं वहां जाऊं, इस अर्थिंग में नहीं जाऊं। अगर 2 अर्थिंग लगी हो, एक अर्थिंग का रेजिस्टेंस है वो 10 ओम प्लस हो और एक का 1 ओम प्लस 1 ओम है ना, तो उस कंडीशन में इस वाली अर्थिंग में जाएगी, पास वाली अर्थिंग में जाएगी, उसमें नहीं जाएगी। इसलिए कई बार अर्थिंगों को सीरीज में भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया अपना 1 ओम या उससे भी कम होगा तो बेस्ट माना जाता है। और हमेशा जो अपना पावर स्टेशन वगैरह में तो 0.5 ओम मांगते हैं, पर अंडर 5 ओम, 4, 5 या 3 ओम जो अपना घरों में चल जाता है जनरली, अगर आप चेक करके देखो तो। और नेक्स्ट चलते हैं अपना, मैकगर किस लिए यूज किया जाता है भाई? अरे वाह भाई वाह, ये बंदा कहीं देखा हुआ लग रहा है, बहुत मेहनती बंदा है, काफी मतलब ये काम कर रहा है, जीरो से उठा बंदा है, बिल्कुल हाथ काले कर करके इसने एक एक चीज सीखी है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इसको एचओडी बताने वाला नहीं था। इस बंदे ने हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट कर करके, अगर सीनियर वही नहीं था तो सीनियर के जाने के वेट करता था, उसके बाद चीजों को खोलता था, इस प्रकार सीखा। इसको जानते होंगे आप, बंदा बहुत नाइस है ये, सीखने और सिखाने का दिल बहुत है इस बंदे का। और ये वो बंदा है, ये मेगर से मोटर टेस्टिंग कर रहा है, जो चीज इसको अवेलेबल नहीं होती थी तो वो दूसरी तीसरी जगह जाके चीज सीखता था, और इसने सीखा है। और ये आपको वही बता सकता है जिसने कर रखा हो। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है, 4 दीवारी से सिखाने वाले और फील्ड में सिखाने वाले मास्टर में फर्क होगा। मैंने टाइम दिया है इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, और तुम्हें सीखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अप्रैल आगे इंक्रीमेंट नहीं होता, नहीं होगा, दबदबा चाहिए इंक्रीमेंट लेने के लिए, काम आना जरूरी है, सीखना जरूरी है, टाइम देना जरूरी है। जिस दिन कंपनी आप पे डिपेंड होगी ना, उसी दिन छोड़ दो उसको, आपकी झट से सैलरी बढ़ेगी। मैंने लोगों की सैलरी बढ़ती देखी, एक मुझे भी ऑफर मिले थे, ठीक है ना, तो मेरी बातें चुभेंगी पर करियर इनसे बनेगा, चिकन बड़ी बात करियर नहीं बनता। इसलिए मैं 2C टेक जो अपना एप्लीकेशन, मैंने एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, उस कोर्स के अंदर भी अभी वीडियो मेरे डलने स्टार्ट हो गए, और अभी उसमें 7-8 वीडियो डले, डेली रोज उसमें एक वीडियो डलता है। और जिस दिन कोर्स पूरा बन जाएगा ना भैया, उस दिन उसकी रेटें भी बढ़ जाएंगी। बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होगा, जो भी चीज होंगी प्रैक्टिकल होंगी, जो भी इंडस्ट्री में ट्रबल शूटिंग प्रैक्टिकल होगा, सारी की सारी चीजें होंगी ना, वो फील्ड की, स्टूडियो की, लैब की, सब मिला जुला के वही चीजें सिखाऊंगा जो इंडस्ट्री में रियल टाइम में यूज होती हैं, वो सारी चीजें। तो 2C टेक एप्लीकेशन के जो कोर्स सेक्शन में अभी जो कोर्स अपलोड हो रहा है ना, वो अभी लिमिटेड बंदों के लिए अभी कम प्राइस में अवेलेबल है। जिसमें पूरा कोर्स मेरा अपलोड हो जाएगा, तो डेली एक वीडियो चलेगा, ये महीने भर लंबा चल के फिर ये सारी वीडियो डलेंगे, और उसके बाद आपको वो इसकी एसेस मिलेगी, इसमें आप अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो उसमें मैं बता देता हूँ पहले आपको, अभी जाके 2C टेक एप्लीकेशन पे जाके इसको खरीद सकते हैं, अभी वो कम प्राइस में चल रहा है। जब पूरा कोर्स अपलोड हो जाएगा उसके बाद सोल्ड आउट हो जाएगा, ये भी सोच लें, ठीक है ना। तो ये मैं कहाँ गया बीच में, हाँ ठीक है। हाँ, तो मेगर किस लिए यूज होता है? वोल्टेज मेजरिंग नहीं होता जी, वोल्टमीटर होता है इसके लिए, तो वोल्टमीटर यूज होता है, वोल्टमीटर यूज होता है। करंट मेजरिंग के लिए हाँ क्लाइमेट यूज होता है, या तो क्लाइमेट या फिर मल्टीमीटर को
सीरीज में जोड़ो, सीरीज में जोड़, ठीक है जोड़ देंगे। इंसुलेस रेजिस्टेंस चेक करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है जी। मोटर का चेक करवा लो, किसी केबल का चेक करवा लो, और चेक करेगा कि एक्चुअली में अब इसकी वाइंडिंग और इसकी बॉडी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होता है। और ये रेजिस्टेंस हमेशा 1 मेगा ओम से ज्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे इक्विपमेंट की वोल्टेज क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे उसको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। जैसे लाइक एक केबल है, वो अगर अपन 400 वोल्टेज में यूज लेंगे तो उसका 1 मेगा ओम प्लस चल जाएगा। पर अगर हमारी केबल 33 केवी की है तो वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो 1 मेगा ओम नहीं चलेगा, वहां पे गीगा ओम में अपने को चाहिए होगा। ठीक है, वाह जी वाह, क्या क्लास हो रही है, मजा आ रहा है। इलेक्ट्रिकल रिले का मेन काम क्या होता है? वोल्टेज स्टोरेज करता है? नहीं करता है भाई, बिल्कुल नहीं करता है। फॉल्ट डिटेक्ट करता है क्या जी? बिल्कुल करता है। कहाँ करता है जी? रिले तो ऑन ऑफ का काम करती है, आप ऐसा कैसे बता रहे हो? तो एक ही टाइप की रिले होती है क्या? अलग अलग टाइप की रिले होती है। अर्थ फॉल्ट रिले भी होती है, जैसे ये वाली। इस क्वेश्चन में फॉल्ट डिटेक्ट करना एक रिले होती है, वो करती है। रिले के कई टाइप्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना। और बाकी तो करंट बढ़ाना या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऐसा कुछ काम नहीं करती। एक तो होती है अपनी ये स्विचिंग का काम करते हैं, ऑन ऑफ का काम, जिससे उसको सप्लाई मिलती है। जैसे इसमें मान के तो 13 नंबर तो 14 नंबर पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट की सप्लाई जाएगी, जैसे ही जाएगी 12 वोल्ट जाए, 24 वोल्ट जाए, कोई सी भी जाए, जो सप्लाई जाएगी तो इसको सप्लाई मिलने के बाद क्या करें, जिसमें इसमें एनओ कॉन्टेक्ट के एनसी बन जाएंगे, एनसी के एनओ बन जाएंगे। यानी यहाँ पे सप्लाई भी मौजूद थी, परमानेंट रही जो सप्लाई है कोई भी, ठीक है। एक्सवाइजेड सप्लाई जारी, जैसे ऑन होगी तो ये सप्लाई यहाँ वाली यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी और वो चीज चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। स्विचिंग का काम करती है और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। आगे चलो भाई, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स के अंदर मैंने पावर फैक्टर को इस तरह एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा बैंक के द्वारा, प्लस पावर फैक्टर कैलकुलेशन, प्लस कोई भी कंपनी में आपको पूछे कि भैया कितने केवीआर का कैपेसिटर बैंक लगाऊं, कोई नहीं बताने वाला है कितने केवीआर का लगाए। मैंने वो पूरा फॉर्मूला पूरा तरीके से बता रखा है। बच्चा बच्चा सीख जाए, 2-3 टाइप से बता रखा है। आप किसी भी प्लांट का पावर फैक्टर निकाल सकते हो, इसमें कितने केवीआर का बैंक लगेगा। इंजीनियर होता है, अगला बंदा आपको हायर कर लिया, आपको बोलेगा यार मेरा यहाँ पे इतना लोड है, फलाना जी या फिर XYZ, आप हमारे इंजीनियर हो, आप जो भी सर हो, कि हम कितने केवीआर का कैपेसिटर बैंक लगाएं, बताओ कहाँ से। उस कोर्स में सब दिया हुआ है, पूरा एकदम दबा के एक्सप्लेन कर रखा है कि एक एक चीज को आप आराम से, हर कोई बंदा केवीआर कैपेसिटर बैंक का निकाल पाएगा आराम से, उसको पता चल जाएगा कितने केवीआर का है। कि प्लांट में आपके पास कोई भी सुविधा नहीं, उसके बाद जब निकाल पाओगे। इसमें मैंने सारे मेथड बता रखे हैं, GCG वाले जो मैं करता हूँ वो बता रखे हैं। क्या होता है एकदम सिंपल बना है भाई, क्या है पावर फैक्टर? ये है किलोवाट बटा केवीए होगा। एक और याद रखना, ये चीज अगर अभी आप जस्ट निकाली हो ना, तो केवीए अपरेंट पावर, अपरेंट पावर आभासी जो है, और रियल पावर, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना, आपका पावर फैक्टर निकल जाएगा। अपना जो एनर्जी मीटर है ना, अभी जाना उसमें किलोवाट लिखा होगा और केवीए लिखा होगा, ठीक है। दोनों को ऊपर नीचे लिख देना, ऊपर किलोवाट नीचे केवीए, दोनों को करना डिवाइड करना, तो आपका जो निकल के आ जाएगा पावर फैक्टर। एक बात और याद रखना, किलोवाट हमेशा नहीं छोटा होता है, ये ना ये छोटा होता है, और ये जो चीज होती है ये होता है बड़ा। जब कोई भी छोटी संख्या में, जैसे 90 है, 90 में मैं 100 का भाग दूंगा तो क्या निकल के आएगा? तो सीधा जाएगा नहीं, तो 0.09, तो 0.90 इसका आ गया पावर फैक्टर, 90 आ गया, 0.90 पावर फैक्टर आ गया, ठीक है। PF आ गया, इस प्रकार निकलता है। याद रखना, किलोवाट की संख्या में छोटी होती है, केवीए बड़े वाली संख्या नीचे लिखी जाती है। अगर मान के चलो कि नीचे वाली संख्या 90 हो और ऊपर वाली 100 हो, तो क्या आएगा? फिर तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट इसको करें 1 10 जो भी है, 01 जो भी है, मतलब एक से ऊपर आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा किलोवाट ऊपर होगा, केवीए नीचे होगा, आपका रियल पावर फैक्टर निकल जाएगा। पावर फैक्टर आप आज को अभी निकलना हो तो आपके घर में एनर्जी मीटर लगा होगा, 100% लगा होगा, आपकी फैक्ट्री में लगा होगा, मैन मीटर पे जाओ, किलोवाट लिखा हुआ है, केवीएस लिखा हुआ है, ऊपर किलोवाट नीचे केवीएस लिखो, वहां पे आज का रियल एक्चुअल पावर फैक्टर, एक एवरेज पावर फैक्टर आपका वही है, ठीक है जी। ठीक है, मान लिया आगे चलो। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर किस टाइप का पावर सप्लाई करता है? किस प्रकार पावर सप्लाई करता है? एक्टिव करता है क्या? केवीए करता है क्या? अपरेंट वो नहीं जी, ये तो नहीं। रिएक्टिव पावर करता है क्या? केवीआर करता है क्या? बिल्कुल करता है जी। इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों प्रकार के परिपथ तो क्या होते हैं? केवीआर होते हैं, वो रिएक्टिव पावर होते हैं, प्रतिघाती शक्ति होती है। कोई भी चीजों को डायरेक्ट यूज नहीं लेते, उसके अंदर एक रिएक्शन जरूर करते हैं। जैसे इंडक्शन अपना इंडक्टिव कोई कुंडली कॉइल होती है, और जो कैपेसिटर होता है तो डायरेक्ट सी पावर को यूज नहीं लेते, वो उसके रूप में तब्दीली करता है। और मैकेनिकल पावर नहीं है, केमिकल पावर भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, केवीआर में आएगा, इंडक्शन हो या अपना इंडक्टिव को कॉइल कुंडली हो या फिर अपना कैपेसिटर हो। आगे चलो। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर किस टाइप की सप्लाई पर काम
करता है, डीसी पे नहीं करता। क्यों नहीं करता रे, कभी किसी से पूछा? मैं बताऊं, एसी पे बिल्कुल करता है जी। एसी और डीसी दोनों पे, डीसी पे नहीं करता तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। बैटरी पे, एसी पे करता है, डीसी पे नहीं करता। क्यों नहीं करता रे? सीधा सा फंडा है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पे काम करता है। एक ऐसा इसको सप्लाई चाहिए जो नियत ना रहे, जो सप्लाई पल टू पल बदलती रही। अगर वो सप्लाई बदलेगी तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, बहुत मिली सेकंड के अंदर ऐसा होता था। इस टाइप का अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो उसकी खास बात हो जाएगी। अगर मैं यहां पे मेरी सप्लाई आ रही है, यहां पे मैंने एसी दे रखी है, इसमें एक ऐसा चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है जो कंटिन्यू नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं है, बस फ्लक्स को काट रहा है, दबा के काट रहा। तो इस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम सुना है आपने, उसके द्वारा ये वाली कुंडली वाली सप्लाई यहां चली जाती है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है। क्यों चली जाती है, ऐसा क्या खास बात है? कुछ भी खास बात नहीं है। वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसे देखा कि यार कोई भी जो सिलिकॉन की जो कोर है उसके अंदर किसी मैग्नेटिक कोई कॉपरी कुंडली को रखें, फिर उसको पावर दें। ऐसी सप्लाई निकोला टेस्ला ने जो बनाई थी, उससे पहले जो अपना अलेसेंड्रो वोल्टा ने क्या बनाई थी रे, डीसी का इनोवेशन किसने किया था? स्टैटिक लाइट्स की तो उसने किया था अपने विलियम गिलबर्ट ने, और डीसी का किया था अलेसेंड्रो वोल्टा ने। सबसे पहले वोल्टा बाई बैटरी बनाई, उसके बाद अपना कौन सा आया था? माइकल फैराडे, उसने मैग्नेटिक फ्लक्स से डीसी बनाई। उसके बाद अपना ऐसा थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया था, आपको याद हो 1800 ईस्वी के आसपास बात कर रहा हूं, सबसे पहले उन्होंने डीसी का इन्वेंशन किया पूर्णतः। उसके बाद आता है गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकोला टेस्ला। और निकोला टेस्ला क्या करता है? एसी इलेक्ट्रिसिटी का वो इनोवेशन करता है। निकोला टेस्ला और अपना थॉमस एडिसन के बीच में वार ऑफ करंट चली थी, वो चीज मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊं, मजा आ जाएगा आपको। बाकी कोर्स में मैंने उसी सारी चीज कार की, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो एसी सप्लाई ने उसको बोला कि ये इसमें फ्रीक्वेंसी होगी, ये दर बदर बदलती रहेगी, हर पल बदलती रहेगी। और इसकी खास बात क्या है कि इस प्रकार की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो फ्लक्स को काटेगी, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में कोई भी कुंडली नहीं, कोई भी तार, कोई भी वायर नहीं जुड़ा होगा। उसके बाद भी एक ऐसा एसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो ये वाली सप्लाई यहाँ पहुंच जाएगी। सब कुछ इसके टर्न पे डिपेंड करेगी। यानी इस साइड अगर टर्न ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा है, इसमें साइड अगर करंट कम टर्न कम है तो यहाँ पे क्या होगा? करंट ज्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या सीन है भाई, डीसी में क्यों नहीं करता, ये तो अपने बताया नहीं। इसीलिए नहीं बताया कि डीसी सप्लाई है जिसको प्लस पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यू मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो बना रहेगा। वो जितना एक कुंडली में जो ऐसा इस प्रकार कंज्यूम होगा कि वो हीट होकर जलने लग जाएगी, इसमें धुआं निकलने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, डीसी में काम नहीं करती, क्योंकि डीसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता है, इसमें परमानेंट स्थायी फ्लक्स रहता है, और इसको चाहिए एक ऐसा बदलता हुआ। तो ठीक है, आगे चलो। इलेक्ट्रिकल मोटर का मेन पार्ट क्या होता है? इसमें तो क्या ही है, बहुत ही आसान है। रोटर और स्टार्टर होता है क्या? हाँ होता है भाई, बाहर वाला भाग होता है ये, जिसमें कुंडली होती है। स्टार्टर इसमें जैसे इसके बीच में रोटर घूमता है इस प्रकार, ठीक है। क्या ये फ्यूज एंड रिले, कैपेसिटर और रेजिस्टर, बैटरी नहीं कुछ ये। अब इलेक्ट्रिकल केबल का इंसुलेशन किस लिए होता है? इंसुलेशन किस लिए होता है? अंदर ये कंडक्टर होता है, नंगा हो तो क्या होगा? शॉक लगेगा, झटका लग जाएगा, आप उसमें सब शॉर्ट कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन लगा होता है। सिंगल वायर होगा तो भी लगाना होगा, शॉक प्रूफ होगा। सभी केबल में तो आपसे शॉर्ट ना हो, तो बस ये शॉक ना लगे, इसीलिए इसमें इंसुलेशन रखा जाता है। कंडक्टर है, कंडक्टर की सेफ्टी के लिए इसमें यहाँ पे रहती है, हमेशा पावर रहती है। पावर चलेगी तो सीधा सा फंडा है, ठीक है ना। तो कंडक्टर का हमेशा क्या इंसुलेशन शॉक फ्री क्या है? करंट बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ाएगा, शॉक से प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। और भी कुछ में और सही कुछ, वोल्टेज स्टोर करने के लिए बिल्कुल नहीं है, पावर जनरेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ये शॉक से प्रोटेक्शन करने के लिए इसमें इंसुलेशन है, ताकि ये इंसुलेशन यहाँ पे हाथ लगे तो कंडक्टर का जो कोई भी अपना पावर अपने अंदर ना आए। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? खुला होता, खुला है। क्लोज का मतलब बंद होगा। अब एक चीज और समझो कि सर्किट क्लोज है, क्लोज का मतलब हमें एक ऐसे नहीं पढ़ते हैं क्या, क्लोज कोई चीज बंद करना, क्लोज करना, ठीक है। लाइक हम सोचेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्लोज है, मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, बंद है। कई चीजें जैसे गेट क्लोज है, गेट मतलब बंद हो जाता है, क्लोज है। ओपन का मतलब कोई चीज खुली है, तो ओपन है। ओपन में एक बात याद रखना कि जो ओपन सर्किट है ना, एक चीज आपको और बताता हूँ। ओपन सर्किट है, ये सर्किट अभी ओपन हो गया, तो यहाँ पे अभी वोल्टेज तो अवेलेबल है दोनों चीजों पे, वोल्टेज तो अवेलेबल, इसमें करंट अवेलेबल नहीं है, ये बात याद रखना। अब इस परिपथ का रेजिस्टेंस कितना होगा रे? ओपन परिपथ का रेजिस्टेंस अनंत होता है, मुझे कैसे पता? एक अपना ओम से लो पढ़ा होगा आपने, वी बटा आई आर। एक दो छोटे मोटे लो पढ़ाऊंगा, आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इस प्रकार आपने देखा होगा फंडा। तो अगर हमें पता है कि यहाँ पे 230 वोल्टेज है, दोनों के बीच 230 वोल्टेज है, ठीक है, 230 वोल्टेज है, मैं इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? तो आर को अगर बाहर रखूंगा तो क्या होगा? वी बटा आई होगा ना। तो ये होगा आर बराबर होगा वी बटा आई। ये तो मेरा सर्किट था, वी बटा आई आर।
इसको लाऊंगा बाहर तो यहाँ लाऊंगा तो ये ऊपर नीचे हो गए। तो इसमें 230 है, 230 वोल्टेज है, करंट कितना है, ओपन सर्किट है, इसमें डाल के देख लो, जीरो है तो जीरो से कर लो, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। कैसे आएगा, निकाल के चेक कर लो कैलकुलेटर, ऊपर लिखूं 230 डिवाइड जीरो, क्या निकल के आ रहा है, जीरो कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसको वैसे निकालेंगे तो वो अनंत आ जाता है, इसमें वैसे दिखा रखा है, डिवाइड भी नहीं कर सकते इसको, अगर आप वैसे निकल दो इन्फिनिट अनंत आता है। ठीक है, तो हमेशा क्या है, ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, अनंत होगा, इन्फिनिट होगा, क्योंकि हमेशा आप इस चीज को ऐसे चेक भी कर सकते हैं। और इसमें क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, सर्किट कंप्लीट है, बिल्कुल नहीं है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात है, और वोल्टेज जीरो है, बिल्कुल नहीं है, वोल्टेज है इसमें अभी, दो चीजों के बीच में वोल्टेज है, करंट नहीं है बस ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट देखो, शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई, एक तो ये अपना इस प्रकार पाथ कंप्लीट करता, पूरा यूं कंप्लीट करता, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसने क्या किया, इसने तो बस अपना एक शॉर्ट माध्यम बना लिया, और हमेशा जो पावर होती है, जो हमेशा गमन करती है, जो अपना मार्ग बनाती है, हमेशा वो शॉर्ट माध्यम बनाने की कोशिश करता है। अगर यहाँ से हल्का भी लग गया तो ये डायरेक्ट ना यहाँ से पाथ हो जाएगा, ये उसकी तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि इस तरफ ये लगा हुआ फिलामेंट है, इसके अंदर अपना रेजिस्टेंस अलग से होगा, तो वो जाएगा नहीं, शॉर्ट माध्यम शॉर्ट सर्किट बना लेगा, ये हमेशा अपना शॉर्ट माध्यम बना लेगा। अगर कोई भी बहुत बड़ी कॉइल है और कॉइल के दो सिरे यहाँ जुड़ गए तो नीचे वाला में कुछ जाएगा नहीं, ये अपना शॉर्ट माध्यम ही पूरा कर लेगा, क्योंकि इसको कम रेजिस्टेंस का मार्ग चाहिए होता है, इसीलिए हमारी अर्थिंग की तरफ चला जाता है। क्यों जाएगा, बंदे का जो रेजिस्टेंस ज्यादा है और अर्थिंग का अंडर 1 ओम है, तो वो सीधा का सीधा उधर ट्रेवल कर जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट का इफेक्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ना बिल्कुल नहीं बढ़ता है, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाना, बहुत कम हो गया इस सर्किट को, मैन को जहां पे खपत होना वो तोड़ दिया, डायरेक्शन शॉर्ट माध्यम बना लिया, रेजिस्टेंस कम होना है, बिल्कुल करेक्ट बात है। और वोल्टेज जीरो हो जाना, करंट कम हो जाना, ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट है। एक बात मेरी याद रखना, ये चीज जो कॉन्सेप्ट है आप बोलोगे तो एज ए मतलब जैसे क्वेश्चन है, जो एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, टाइप इसी टाइप पूछे जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस टाइप के 1000 क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या माध्यम बनता है, कैसे चीज शॉर्ट होती है, कैसे अर्थिंग काम करती है, जो चीज बोल रहा हूँ मैं, स्टार का डेल्टा क्या होता है, चाहे आपको मोटर से पूछ लेगा, चाहे आपको कहीं भी ट्रांसफार्मर कनेक्शन से पूछ लेगा, पर कॉन्सेप्ट वही होगा। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जब हमारे स्टार बना जाता है तो वैसी कंडीशन है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, स्टार बनेगा तो वहां से न्यूट्रल निकलेगा, और 3 फेज डायरेक्ट देंगे तो वहां से न्यूट्रल निकल के आएगा, कॉन्सेप्ट इसी पे चलेगा सारा का सारा, याद रखना। आगे चलते हैं, इंडक्शन मोटर किस सप्लाई पर चलती है, एसी, डीसी, एसी, बैटरी और सोलर, एसी पे चलती है। इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसके अंदर कोई भी फ्री रोटर वगैरह घूम सकता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो एसी में बनता है, डीसी में नहीं बनता। डीसी मोटर होती है ना, वो खिंचाव के सिद्धांत पे काम करती है, कि बार वाली वाइंडिंग तो अलग, फील्ड वाइंडिंग अलग सप्लाई दो, वहां एक अलग मैग्नेट बनेगा, और आर्मेचर को अंदर अलग से दो, तो दो विपरीत चुंबकीय क्षेत्र बने, वो एक दूसरे को खिंचाव करेगा, तो वो एक दूसरे के विपरीत घूमने लग जाएगा। डीसी वो सिद्धांत पे काम करते हैं। एसी में क्या सीन होता है, एसी में तो भैया ये सीन होता है कि आप बार वाले स्टेटर को सप्लाई दो, रोटर को आप फ्री रखो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चीज हो वो घूमने लग जाएगी, उसी सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है। इलेक्ट्रिक काम करना बहुत आसान है, बोलना बहुत मुश्किल काम। इलेक्ट्रिकल पैनल में एमसीबी का यूज किस लिए किया जाता है, किस लिए उसको पता ही होगा, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, तो क्या काम आएगा, पावर स्टोर करता है कि नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, सर्किट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करता है ओपन और शॉर्ट सर्किट से, वोल्टेज बढ़ाना नहीं, फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं। और क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है, वाट है क्या, है पर पावर का है, पावर को हमेशा वाट से कैलकुलेट, वाट या किलोवाट से कैलकुलेट है, वोल्ट है क्या, हाँ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है, वोल्टेज का है, वोल्टेज का वोल्ट है, इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ का है, ठीक है। तो फिर केडब्ल्यूएच है क्या, हाँ है ना, एनर्जी को इसी से करते हैं हम अपने मीटरों में, हमारे घर पे एनर्जी मीटर ये होता है, क्या होता है, किसका, एनर्जी का है, क्या, केडब्ल्यूएच, किलो वॉट हाउस, ठीक है। एम्पियर क्या है जी, करंट को करता है, करंट को मेजरिंग करता है। इलेक्ट्रिकल बस बार का काम क्या होता है, बस बार इस टाइप की होती है भाई, ये होती है आर वाई बी की बस बार है, आर है, वाई है, बी है, और अपना ये न्यूट्रल है, एन है। तो इसको क्यों यूज करते हैं, केबल को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, अब एक ही कोई भी सप्लाई से बहुत ज्यादा अपने को सप्लाई निकालनी हो, जब मर्जी उसमें एक होल करके अलग सप्लाई निकाल दी, कोई स्पार्किंग कोई झंझट नहीं है। एक केबल में इस प्रकार बड़ी केबल में जोट लग सकता है क्या, इसलिए पैनलों में लोड को डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या होता है,
बस बार लगी होती है, सॉलिड एक सप्लाई सोर्सेज होता है। इसमें आर से जितनी अपने सप्लाई जितनी मोटर को ले जाने ले जाओ, वाई से ले जाओ, बी से ले जाओ, एक मोटर को ले जाकर कनेक्ट कर दो, तीनों केबल एक साथ ले जाके, ठीक है। दूसरे पैनल को सप्लाई ले जानी हो तो इस प्रकार जो बस बार लगी होती है पैनलों में, आसानी से लोड को डिवाइड करने, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पावर ले जाने के लिए, आसानी से न्यूट्रल निकालने के लिए, तो क्या होता है हमारे इसको काम में लेते हैं। किसको? बस बार को काम में लेते हैं। क्या लिख रखा है? वोल्टेज स्टोर करता है कि नहीं करता है? करंट डिस्चार्ज करना, करंट डिस्ट्रीब्यूट, हाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करता है, करंट को बांटता है। रेजिस्टेंस बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने टाइप के होते हैं? मेनली दो होते हैं, कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज, ठीक है। आयरन में कौन कौन सा है? हिस्टेरिसिस और एडी, और आप जो पढ़ते हैं इसमें जो कॉपर में पढ़ते हैं ना, वो कॉपर लॉसेज आई स्क्वायर आर। ट्रांसफार्मर में मेनली दो चीज है, एक तो इसकी है बार वाली कोर है, ठीक है। आयरन लॉसेस इसमें कौन कौन सा? एक होता है हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस और एडी करंट। अब देखो, ये जो अपनी इसकी जो कोर है, ठीक है, जो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, इसमें एक सीन होता है कि जो ऐसी प्रकार की सप्लाई है, तो ये क्या होगा कि बार बार यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, नहीं बनता है, बनता है, नहीं बनता है, बनता है, नहीं बनता है, बनता है, नहीं। इस प्रकार क्या होता है, इससे हिस्टेरिसिस लॉस होता है, मतलब इसको चार्जिंग डिस्चार्ज, चार्ज तो इसमें एक और भी साथ में चार्ज डिस्चार्ज होती है, और ये भी बार बार हीट होती है। जैसे ये जो कोर है, ये जो क्वाइल है, तो इसके अंदर क्या सीन हो गया, बार बार चार्जिंग डिस्चार्ज चार्ज, तो कुछ ऐसा लॉस होता है जो हमारा कहीं काम भी नहीं आता, वो ऐसे हीट में चला जाता है, कुछ जो पावर है, कुछ करंट है, वो हीट में चला जाता है। तो ये हिस्टेरिसिस हो गया। और एडी का मतलब है कि छोटे छोटे प्लस बन जाते हैं, जो लूप बन जाते हैं छोटे छोटे, उसमें क्या होता है कि अपनी जो चार्जिंग डिस्चार्ज के दौरान एक एक्स्ट्रा से छोटे छोटे लूप बन के हल्की हल्की इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी वैसी कंज्यूम ऐसी खपत होती है जो हमारे कुछ यूज नहीं होती, इसमें एक प्रकार लॉस होता है। एक उसमें होता है कॉपर लॉस होता है, वो होता है आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, जैसे इसका आर आई बढ़ेगा, जैसे करंट ज्यादा बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या इसमें लॉसेस ज्यादा बढ़ेंगे। जैसे कुंडली हीट होगी, ये जो कुंडली है हमारी, ये हीट होती है, करंट बढ़ता है ना, कोई भी कंडक्टर, कोई भी चालक के अंदर जब करंट बढ़ता है तो हीट होना स्टार्ट हो जाता है, या तो उसी कैपेसिटी ज्यादा करंट जाएगा, या अपने फुल लोड पे से तो हीट होने लग जाता है। तो आई स्क्वायर आर दो प्रकार लॉस, एक तो अपना कॉपर लॉस में आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे आयरन लॉस के अंदर। आयरन लॉस के अंदर तो एडी हो गया, एक हिस्टेरिसिस हो गया। देखो सीधी सी बात है, कोई भी जो कोर होगी, वो बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा, वो कुछ न कुछ लॉसेस करेगी, वो हीट भी होगी, हीट के दौरान एक अपना अलग से वो कंज्यूम करेगी। तो हिस्टेरिसिस और एडी दोनों एक टाइप के हो गए, ये एक टाइप का हो गया, और ये आयरन है जो अपना कॉपर एक टाइप का, दो टाइप के लॉसेस होते हैं मेनली। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिकल जनरेटर का काम क्या होता है? क्या काम करता है जनरेटर है? देखा होगा आप सभी ने। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी मतलब बिल्कुल नहीं बदलता है भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी मिलती है मोटर, मोटर लगाते हैं, सप्लाई देंगे ना, तो अपने शाफ्ट के अंदर अपने को मैकेनिकल पावर देगी, जिससे आपको गियर बक्स को घुमाओ, चाहे कुछ भी पंप को कुछ भी घुमाओ, वो घुमा देती है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है। कोई भी इंजन होता है जो इसमें लगे अल्टरनेटर को घुमाता है, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी हो गई, और इलेक्ट्रिकल जो हमें अल्टरनेटर पावर देता है, थ्री फेज या जो भी जो बनाता है, वो हो गई। और क्या है, हीट एनर्जी जनरेट करता है क्या? और वोल्टेज स्टोर करना, करेक्ट नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये बात सही है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है जनरेटर। और नेक्स्ट अपना क्या है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्टर का यूज कहाँ होता है? लाइटनिंग सर्किट में नहीं करते हैं, सीधा कोई और स्विचिंग काम लेते हैं, कोई भी एमसीबी वगैरह काम लेते हैं। मोटर कंट्रोल में काम लेते हैं क्या? अरे मल्टीपल स्विचिंग के लिए काम लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। मोटर कंट्रोल में नहीं लेते हैं क्या? जितने भी स्टार्टर में कॉन्टेक्ट नहीं लगे होते हैं क्या? देखो कॉन्ट्रेक्टर एक बात खास बता दूं मैं, एक तो कॉन्ट्रेक्टर कोई भी प्रकार की प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाता। बस कॉन्ट्रेक्टर की खास बात ये होती है कि एक तो कॉन्ट्रेक्टर के अंदर कोई भी ऑक्सिलरी सप्लाई देके कोई भी स्विच से ऑन ऑफ करवा सकते हैं, कोई भी रिले से ऑन ऑफ करवा सकते हैं, यानी एमसीबी की तरह यूं नहीं करना पड़ता, हाथ से नहीं खींचना पड़ता, या उसको पुल या पुश नहीं करना पड़ता। उसको सेपरेट एक सप्लाई से कोई भी बटन के द्वारा ऑन ऑफ करवा सकते हैं। या फिर इसमें एक खासियत होती है, हर पल मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग करा सकते हैं, बार बार ऑन ऑफ करा सकते हैं, हेवी इसमें कॉन्टेक्ट लगे होते हैं कॉपर के, तो इसलिए मोटर वगैरह को ऑन ऑफ के लिए जितने स्टार्टर वगैरह में लगे होते हैं, ठीक है ना। एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना कि स्टार्ट डेटा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्ट होते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना तुरंत। आगे है भाई, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है रे फ्रीक्वेंसी, प्लस जो चलती है 25 अप 25 डाउन ही फ्रीक्वेंसी वाला। तो क्या क्वेश्चन बताऊं आपको बार बार। इलेक्ट्रिकल लोड का यूनिट क्या होता है? क्या होता है? वोल्ट होता है क्या? नहीं होता है। ईएमएफ का होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। एम्पियर क्या होता है? करंट का होता है, ठीक है। किलोवाट होता है क्या? बिल्कुल होता है रे, केडब्ल्यू होता है। किसका होता है?
इलेक्ट्रिकल लोड होता है, कहाँ होता है? मीटर वगैरह हर जगह निकालते हैं। कोई भी हमारा जो कंज्यूम करता है, कोई भी मोटर कितने किलोवाट की है, तो इलेक्ट्रिक लोड में पता लग जाता है कि हमें कितने किलोवाट का हमें सिस्टम लगवाना, तो हर चीज पे किलोवाट लिखा होता है जो कंज्यूम करती है। एक बात याद रखना, जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है ना, वो किलोवाट में लगी होगी। चाहिए एक छोटा सा चार्जर होगा, उस पर किलोवाट लिखा होगा, या वाट लिखो, वाट या किलोवाट दोनों इसको लिखा मिलेगा। या फिर आपकी कोई भी लाइट, कोई भी आपकी चक्की घर में चलने वाली, आपका कूलर, सब पे वाट या किलोवाट की कंज्यूम शक्ति इतनी है, उस हिसाब से हम हमेशा बड़ा कनेक्शन लेते हैं। और जितनी भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करती, एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, तो लाइक इन्वर्टर है, इन्वर्टर कभी खुद खपत नहीं करता, इसलिए हमेशा इन्वर्टर वीए या केवीए में आएगा। ट्रांसफार्मर खुद कभी खपत नहीं करता, इसलिए वो केवीए या वीए में आएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी प्रकार का अपना रेगुलेटर हो, स्टेबलाइजर हो, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी खुद कंज्यूम नहीं करते, या तो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, स्टेबल करते हैं, स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो सब केवीए में आएंगे हमेशा। और जो खुद कंज्यूम करता है, खपत करता है, वो किलोवाट शक्ति यानी किलोवाट या वाट में आएगा, याद रखना। कुल मिला के 25 क्वेश्चन क्लियर हो गए। कुल मिला के बहुत सारी थ्योरी आपकी क्लियर हो, कुल मिला के आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर पूरा कोर्स फुल इंटेंशन के साथ सीखना है, अपने आप को बहुत अच्छी दिशा देनी है, तो आपको टू शेयर टेक एप्लीकेशन में जाना है, कोर्स सेक्शन में जाना है, और कोर्स सेक्शन में जाके वो कोर्स खरीद लेना। धीरे धीरे कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे, डेली एक वीडियो आता है। बहुत सी वीडियो में ऑलरेडी आज तक डल चुके हैं, और एक कोर्स 1 महीने पूरा लगभग इसमें डल भी जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज ऑन फील्ड प्रैक्टिकल लैब के अंदर, और सारी चीजें यहाँ इस पर क्लियर कर, जैसे मैंने कोई चीज बताई थी वो वहां भी दिखा दी, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया, कुछ चीजें लैब में, कुछ चीजें फील्ड में, सब चीज इस पर मैं कोर्स बनाया हुआ। दूसरी बात, ये आपका कल वाला संडे टेस्ट है, ये मैं इस प्रकार की संडे टेस्ट में देता हूं उसी ऐप के अंदर। हर संडे एक टेस्ट रहता है, और वो इस प्रकार का टेस्ट होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि टू शेयर टेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हर संडे इस प्रकार टेस्ट लेवल का टेस्ट रहता है, और आगे से ये टेस्ट को मैं अलग से एक्सप्लेन किया करूंगा। हर संडे टेस्ट ज्वाइन किया करो, डेली क्विज ज्वाइन किया करो, और कोर्स भी अगर आपको चाहिए कि आपको रियल में बूस्ट देना है अपने आप को, सैलरी नहीं बढ़ रही है, बात नहीं बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने आप, जॉब नहीं छूट रही है कि जॉब यार कैसे छोड़ूं, मैं दूसरी जगह कैसे लगूंगा, इंटरव्यू कैसे दूंगा, मुझे तो कोई प्रकार डायग्राम वायरिंग कुछ नहीं आती है, कोई चीज मैं कुछ जानता नहीं, कुछ बोल नहीं पाता हूं, तो वहां मैंने जीरो से लेके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे हुई, विलियम गिलबर्ट या थेल्स कैरवा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी निकोला टेस्ला का पूरा वहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया मैंने जीरो से कि भैया है क्या एक्चुअली जिसे तुम कमाने खाना चाहते हो, वो चीज वास्तव में क्या है। तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो, मैं बता देता हूँ 95% लोगों को नहीं पता कि वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ये पता है फेज न्यूट्रल है, लाइन वोल्टेज 440 है, 3 फेज के अंदर है, सिंगल फेज 230 है, बस ये सीख लिया। ये नहीं पता फेज क्या है, न्यूट्रल क्या है, बना कैसे, रियल में ये चीज वास्तव में एक इलेक्ट्रिक शक्ति है क्या, तो मैंने वहीं से बताना स्टार्ट किया था। उसके लिए टू शेयर टेक एप्लीकेशन डाउनलोड करना। आपको टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। इस तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम